प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारतीय इतिहास में चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव तथा पांड्य जैसे राजवंशों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस काल में न केवल शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ, बल्कि प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, व्यापार, धर्म, कला, स्थापत्य और साहित्य के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलती है। चोल वंश इस काल का एक अत्यंत सुदृढ़ और संगठित राजवंश था, जिसने दक्षिण भारत में एक स्थायी राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक परंपरा की नींव रखी। राजराजा प्रथम चोल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक थे, जिन्होंने 985 से 1014 तक शासन किया। वे राजेंद्र चोल प्रथम के पिता थे और उन्होंने चोल साम्राज्य को एक शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। राजराजा प्रथम के शासनकाल में प्रशासनिक केंद्रीकरण के साथ साथ स्थानीय संस्थाओं को भी सुदृढ़ किया गया। उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने इस विरासत को और आगे बढ़ाया तथा गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना कर चोल शक्ति को उत्तर भारत तक प्रतिष्ठित किया। चोल काल में धर्म और राजनीति का गहरा संबंध दिखाई देता है। शैव धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था और शैव संतों की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली थी। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र चोल प्रथम के गुरु थे, जो यह दर्शाता है कि तत्कालीन शासक धार्मिक विद्वानों और संतों से मार्गदर्शन लेते थे। इसी काल में भक्ति आंदोलन ने भी व्यापक रूप धारण किया। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत तमिल क्षेत्र के प्रमुख कवि संत थे, जिन्होंने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया और संस्कृत के स्थान पर तमिल भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना कर उसे लोकभाषा से जोड़ा। आर्थिक दृष्टि से चोल काल अत्यंत समृद्ध था। 10वीं शताब्दी में कावेरीपट्टनम चोल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जो समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और अरब देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित थे। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। व्यापारिक गतिविधियों में सक्रिय बड़े व्यापारी समूहों में नगरम, मणिग्रामम, वलंजियार और नानादेशी प्रमुख थे। ये व्यापारी संघ न केवल व्यापार करते थे, बल्कि मंदिरों, जलाशयों और सड़कों के निर्माण में भी योगदान देते थे। चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता उसका सुदृढ़ स्थानीय स्वशासन था। ग्राम सभा इस व्यवस्था की आधारशिला थी, जिसके कार्यों का विस्तृत विवरण उत्तरमेरूर शिलालेख में मिलता है। ये शिलालेख परांतक प्रथम 907-953 के शासनकाल से संबंधित है और तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। इसमें सभा संस्था के गठन, सदस्यों की योग्यता, चयन प्रक्रिया और समितियों के कार्यों का विस्तार से वर्णन है। ग्राम सभा के अंतर्गत विभिन्न समितियां गठित की जाती थीं, जिनमें 12 स्थायी समितियां, 12 उपवन समितियां और 7 तालाब समितियां शामिल थीं। सड़कों की देखभाल के लिए भी चोल शासकों ने एक सुनियोजित व्यवस्था बनाई थी, जिसके अंतर्गत राजमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती थी और व्यापार तथा उद्योगों को बढ़ावा मिलता था। यह उल्लेखनीय है कि सड़कों की देखभाल के लिए बगान समिति नहीं, बल्कि 12 स्थायी समितियां जिम्मेदार थीं। चोल काल में प्रशासनिक इकाइयों का भी स्पष्ट विभाजन था। एक बड़े गांव को, जिसे एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, तनीय कहा जाता था। चोलों की राजधानी समय समय पर परिवर्तित होती रही। प्रारंभ में ओरैयूर, फिर तंजावुर, उसके बाद गंगैकोंड चोलपुरम और अंततः कांची राजधानी रही। तंजावुर प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में चोल साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण राजधानी बनकर उभरा, जहां से कई शताब्दियों तक शासन किया गया। राजेंद्र चोल प्रथम और राजेंद्र चोल द्वितीय जैसे शासकों ने तंजावुर को एक प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। चोलों के समकालीन दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का भी विशेष महत्व था। वातापी के चालुक्य वंश का सबसे पहला राजवंश थे, जिन्होंने 6वीं शताब्दी के आरंभ से 8वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया। उनकी राजधानी वातापी आधुनिक बादामी थी। इस वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी और इसके प्रमुख शासकों में पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य शामिल थे। इनमें पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रतापी शासक था। महाकूट स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने बहु सुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ करवाए थे तथा जिनेंद्र का मैगुती मंदिर बनवाया था। उसने उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया और इस विजय के बाद दक्षिणापथेश्वर तथा परमेश्वर की उपाधियां धारण की। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल से संबंधित ऐहोल अभिलेख, जिसे ऐहोल प्रशस्ति भी कहा जाता है, उसके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित है। अजंता की गुफाओं में एक प्रसिद्ध गुहाचित्र में पुलकेशिन द्वितीय को फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए दर्शाया गया है, जो उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमाण है। हालांकि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने लगभग 642 में पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इस विजय के बाद नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापिकोट की उपाधि धारण की। वातापी के चालुक्यों के पश्चात राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ। बादामी चालुक्य वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे उसके सामंत दंतिदुर्ग ने पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की।
दंतेदुर्ग ने 752 में राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी और इसकी राजधानी मान्यखेत थी। राष्ट्रकूटों ने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्कन के विशाल भूभाग पर शासन किया। कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष प्रथम, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय इस वंश के प्रमुख शासक थे। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो शैलकृत स्थापत्य की उत्कृष्ट कृति है। राष्ट्रकूट काल में त्रिपक्षीय संघर्ष का विशेष महत्व रहा, जिसमें कन्नौज पर अधिकार के लिए राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार वंशों के बीच संघर्ष हुआ। ध्रुव ने प्रतिहार शासक वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। गोविंद तृतीय ने इस संघर्ष में चक्रायुध, धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय को हराया तथा पल्लव, पांड्य, केरल और गंग शासकों के संघ को नष्ट किया। अमोघवर्ष प्रथम, जिन्हें नृपतुंग भी कहा जाता है, शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे तथा जैन धर्म के अनुयायी थे। उनके शासनकाल में कन्नड़ भाषा का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ कवि राजमार्ग लिखा गया। आदिपुराण की रचना आचार्य जिनसेन ने की और गणित सार संग्रह जैसे महत्वपूर्ण गणितीय ग्रंथ की रचना महावीराचार्य ने की। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट काल की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक हैं, जहां बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं एक साथ मिलती हैं। कैलाश मंदिर का उल्लेख 812 के बड़ौदा शिलालेख में मिलता है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था, जिसके पश्चात 973 में कल्याणी के चालुक्य तैल द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। कल्याणी के चालुक्य, जिन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है, 10वीं से 12वीं शताब्दी तक पश्चिमी दक्कन में प्रभावशाली रहे। सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी मान्यखेत से हटाकर कल्याणी स्थानांतरित की। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य छठा था, जिसके दरबार में विल्हन और विज्ञानेश्वर जैसे विद्वान रहते थे। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की, जो हिंदू विधि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जबकि विल्हन ने विक्रमादेव चरित लिखकर विक्रमादित्य छठे के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन किया। इस प्रकार चोल, चालुक्य और राष्ट्रकूट वंशों का इतिहास न केवल राजनीतिक संघर्षों की कथा है, बल्कि यह प्रशासनिक नवाचार, स्थानीय स्वशासन, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता, कला, स्थापत्य और साहित्यिक उन्नति की एक सशक्त परंपरा को भी प्रस्तुत करता है। प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की यह विरासत भारतीय इतिहास में एक स्थायी और प्रेरणादायक अध्याय के रूप में स्थापित है। राजराजा प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम के पिता थे और उन्होंने 985 से 1014 तक चोल साम्राज्य पर शासन किया। शैव संत ईशानशिव पंडित राजेंद्र राय के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। चोल साम्राज्य में एक बड़े गांव को जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, तनिया कहा जाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख, जो चोल शासनकाल के दौरान ग्राम सभा, स्थानीय स्वशासन के कामकाज का विस्तृत विवरण देता है, परांतक प्रथम 907-953 के शासनकाल से संबंधित है, जो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। उत्तर मेरूर शिलालेख, जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी ओरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची। तंजावुर, जिसे तंजौर के नाम से भी जाना जाता है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान चोल साम्राज्य की राजधानी बन गया। चोल साम्राज्य की राजधानी कई शताब्दियों तक तंजावुर में रही, जहां राजेंद्र चोल प्रथम और राजेंद्र चोल द्वितीय जैसे उल्लेखनीय शासकों का शासनकाल रहा। चोल काल में सड़कों की देखभाल के लिए चोल शासकों ने एक अच्छी व्यवस्था बनाई थी, जिसके तहत राजमार्गों की सुरक्षा का अच्छा प्रबंध था और व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा मिला था। चोल काल में सड़कों की देखभाल के लिए बगान समिति, उपवन समिति नहीं, बल्कि 12 स्थायी समिति जिम्मेदार थी। ग्राम सभा में विभिन्न समितियों का गठन किया जाता था, जिनमें 12 स्थायी समिति, 12 उपवन समिति और 7 तालाब समिति शामिल थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। चोल काल में व्यापारिक गतिविधियों में सक्रिय व्यापारी समूहों को नगरम, मणिग्रामम, वलंजियार और नानादेशी जैसे नामों से जाना जाता था। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे, जो तमिल क्षेत्र के कवि संत थे और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कल्याणी के चालुक्य, जिन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है, 10वीं से 12वीं शताब्दी तक पश्चिमी दक्कन और दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसकी राजधानी कल्याणी, कर्नाटक थी। कल्याणी के चालुक्य वंश, जिन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है, की स्थापना तैल द्वितीय या तैल द्वितीय ने की थी, जो राष्ट्रकूट साम्राज्य का एक सामंत था और इसकी राजधानी मान्यखेत थी। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैल प्रथम, तैल द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर 2, विक्रमादित्य वी, सोमेश्वर 3 एवं तैल 3। तैल प्रथम, तैल द्वितीय।
सोमेश्वर प्रथम ने पश्चिमी चालुक्य वंश की राजधानी मान्यखेत से कल्याणी कर्नाटक स्थानांतरित की और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य भी था। सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी मान्यखेत से हटाकर कल्याणी आधुनिक बीदर जिले में वर्तमान बसव कल्याण को बनाया। विल्हन और विज्ञानेश्वर दोनों ही पश्चिमी चालुक्य शासक विक्रमादित्य वी के दरबार में रहते थे। महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने ही मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक व्याख्या है। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमादेव चरित की रचना विल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य वी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। विक्रमादेव चरित की रचना विल्हन ने की थी और इसमें चालुक्य शासक विक्रमादित्य वी के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन है। वातापी के चालुक्य वंश का सबसे पहला राजवंश था। ये कर्नाटक के बागलकोट जिले में आधुनिक बादामी पर शासन करते थे। वातापी के चालुक्यों ने 6वीं शताब्दी के आरंभ से 8वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया था। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन II, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन II था। महाकूट स्तंभ लेख से पता चलता है कि पुलकेशिन II ने बहुसुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ करवाया था और जिनेंद्र का मैगुती मंदिर भी पुलकेशिन II ने बनवाया था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन II बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मैगुती मंदिर पुलकेशिन II ने बनवाया था। पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था और इस विजय के बाद उसने दक्षिणापथेश्वर, दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी, साथ ही परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर तथा दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। पल्लववंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन II को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन II मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापिकोट की उपाधि धारण की। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने लगभग 642 में चालुक्य शासक पुलकेशिन II को पराजित कर उसकी राजधानी बादामी वातापी पर अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन II मारा गया था। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापिकोट, वातापी का विजेता की उपाधि धारण की। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, पराजित शासक पुलकेशिन II, चालुक्य शासक, समय लगभग 642, पराजित राजधानी बादामी वातापी, उपाधि वातापिकोट, वातापी का विजेता। ऐहोल अभिलेख, जिसे ऐहोल प्रशस्ति भी कहा जाता है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इसकी रचना उसके दरबारी कवि रविकीर्ति ने की थी। अजंता के एक गुहाचित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन II को दिखाया गया है। अजंता की गुफाओं में एक गुहाचित्र में पुलकेशिन II को फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया है, जो चालुक्य वंश के महान शासक थे। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम 566-597 ईस्वी ने बनवासी के कदम, कोंकण के मौर्य तथा वल्लरी कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाया। कीर्तिवर्मन प्रथम ने सत्याश्रय, पृथ्वी वल्लभ आदि उपाधियां ग्रहण की तथा वैदिक यज्ञ किए। उसे वातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है। मालवा को जीतने के बाद पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने सकलोत्तर पथनाथ, उत्तर भारत के स्वामी की उपाधि धारण की, न कि विनयादित्य। विक्रमादित्य II के शासनकाल में दक्कन में अरबों के आक्रमण का सामना विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया था और इस सफलता के लिए विक्रमादित्य ने उन्हें अवनिजनाश्रय की उपाधि दी थी। विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोकमहादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर और त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बादामी चालुक्य वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे उसके सामंत दंतिदुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल या मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 7वीं-8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश द्वारा निर्मित कई प्राचीन मंदिरों और गुफा मंदिरों का समूह है। वेंगी के चालुक्य पूर्वी भारत का एक राजवंश था। इसे पूर्वी चालुक्य राजवंश भी कहा जाता है। यह 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करता था। वेंगी के चालुक्यों की राजधानी वेंगीपुर थी। इसका अनुमान आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित वर्तमान पेडवेगी से लगाया जाता है। वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और उसकी राजधानी वेंगी आधुनिक आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडर्क था। राष्ट्रकूट वंश भारत के प्रारंभिक मध्यकाल में शासन करने वाला एक शक्तिशाली राजवंश था। यह वंश दक्कन क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था। राष्ट्रकूटों ने 6वीं से 10वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंतिदुर्ग 752
ने की थी, जो पहले कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मान्यखेत वर्तमान मालखेड़ शोलापुर के निकट थी। संस्थापक दंतेदुर्ग 752। प्रारंभिक अधीनता कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन। राजधानी मान्यखेत वर्तमान मालखेड़ शोलापुर के निकट। शासनकाल 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। दंतेदुर्ग ने चालुक्यों को हराया। 753 में उपाधियां राजाधिराज और परमेश्वर। कृष्ण प्रथम दंतेदुर्ग का उत्तराधिकारी, जिसने पूरे कर्नाटक तक राज्य का विस्तार किया। अमोघवर्ष प्रथम शिक्षा और साहित्य का महान संरक्षक। जैन धर्म राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों में कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण 2, इंद्र 3 और कृष्ण 3 शामिल थे, जिन्होंने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्कन पर शासन किया। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो 8वीं शताब्दी में थे। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता था, जो कि राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। राष्ट्रकूट शासक गोविंद 3 ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर कन्नौज के शासक चक्रायुध, उसके संरक्षक धर्मपाल पाल वंश और प्रतिहार वंश के शासक नागाभट्ट 2 को पराजित किया था। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघवर्ष, जिसे नृपतुंग भी कहा जाता है, राष्ट्रकूट वंश का एक महान शासक था और वह जैन धर्म का अनुयायी था। कविराजमार्ग कन्नड़ का सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। कविराजमार्ग पुस्तक को राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम ने लिखा था। ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। ये काव्यशास्त्र और व्याकरण पर लिखी गई सबसे पुरानी रचना है। आदिपुराण की रचना आचार्य जिनसेन ने की थी, जो जैन धर्म के दिगंबर परंपरा के एक प्रमुख आचार्य थे। गणित सार संग्रह गणित के सार पर संग्रह महावीराचार्य द्वारा लिखित गणित का एक ग्रंथ है। गणित सार संग्रह भारतीय गणितज्ञ महावीराचार्य द्वारा संस्कृत भाषा में रचित एक गणित ग्रंथ है। अमोघवृत्ति अमोघवर्ष नृपतुंग का एक प्रसिद्ध उपाधि है, जो राष्ट्रकूट वंश के महान शासक थे, जिन्होंने 814 से 878 तक शासन किया। अमोघवृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अल-मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। अल-मसूदी ने राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे, जिन्होंने शांतिपुराण की रचना की। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण 3 था और उसके दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे, जिन्होंने शांतिपुराण की रचना की थी। 973 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य तैल्प 2 ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। एलोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र की गुफा मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में हुआ था, जो 6वीं से 10वीं शताब्दी तक था। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिनमें से 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं, जो 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थी। एलोरा की गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म से, 13 से 29 हिंदू धर्म से और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है, जो यहाँ 3 धर्मों के सह अस्तित्व को दर्शाती है। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में से एक अजंता गुफाएं हैं, जो महाराष्ट्र भारत में स्थित है। एलोरा की गुफाओं में गुफा संख्या 10, जिसे विश्वकर्मा गुफा या बढ़ई की गुफा भी कहा जाता है, एक चैत्य हॉल चंद्रशाला है, जो 7वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। चैत्य बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका अर्थ है एक पूजा स्थल या मंदिर, जिसमें आमतौर पर एक स्तूप होता है। चैत्य शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा पूजा और ध्यान के लिए बनाए गए स्थानों के लिए किया जाता था। एलोरा में 2 मंजिला इमारत मौजूद है। इसके अलावा 3 मंजिला गुफाएं भी देखी जा सकती हैं। यहाँ पर 2 मंजिली गुफाओं को 2 थल और 3 मंजिली गुफाओं को 3 थल नाम दिया गया है। अजंता में भी 2 मंजिली गुफाएं खुदी हुई हैं। एलोरा में 3 मंजिली गुफा बनाना वहां की विशेष उपलब्धि कही जा सकती है। एलोरा की गुफा 15, जिसे दशावतार गुफा भी कहा जाता है, में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दर्शाया गया है, जो राष्ट्रकूट काल की एक उत्कृष्ट कृति है। नरसिंह प्रतिमा उन्हें एक मानव धड़ और निचले शरीर के साथ, शेर के चेहरे और पंजे के साथ, आमतौर पर उनकी गोद में एक राक्षस हिरण्यकशिपु के साथ दिखाती है, जिसे वह मारने की प्रक्रिया में है। ये राक्षस दुष्ट हिरण्याक्ष का शक्तिशाली भाई है, जिसे पहले विष्णु ने हराया था, जो अपने भाई को हराने के लिए विष्णु से नफरत करता था। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख 812 ईस्वी के बड़ौदा शिलालेख में अलापुरा में पहाड़ी पर कृष्णराज द्वारा बनाई गई महान इमारत के संदर्भ में मिलता है, जो कैलासा मंदिर का उल्लेख करता है।
एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था, जो कि एक ऐतिहासिक तथ्य है।